नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। आइए हम लोग देखेंगे आज एनसीईआरटी सीरीज में वर्ग 10 का अध्याय 2 केमिस्ट्री का अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही लाभदायक है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस से कुछ क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आइए बेसिक से आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में बेसिक से देखेंगे, लाइन बाय लाइन चैप्टर के प्रत्येक पहलू को देखेंगे और समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 10 का केमिस्ट्री का अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार समझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। हम लोग किस प्रकार से खट्टा और कड़वे पदार्थ का जांच करते हैं। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। तो दोस्तों, अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। साथ ही यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो कोई पूछे कि अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वह है जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। इस प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग? जब आप क्षारकीय अम्लीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जिसे मेथिल ऑरेंज या फिनोल्फेथलीन का उपयोग करते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल क्षारक की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली, उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन, कौन सा पौधा? लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः यह सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल हम लोग सूचक भी कहते हैं। तो ये जो सूचक है ये कैसा होता है? लिटमस विलयन कैसा होता है दोस्तों? बैंगनी रंग का होता है, जो रंजक है, और यह लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। इसका लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है, तब इसका रंग कैसा होगा? बैंगनी होगा। आइए आगे देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक का रासायनिक गुण धर्म को समझना है। कैसे हम समझेंगे?
विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH विलयनों के नमूने एकत्र किए जाते हैं। ऊपर दिए प्रत्येक विलयन की एक बूंद जांच वाच गिलास में बारी बारी से रखिए। 2 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों की जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीला लिटमस, फेनोल्फिथीन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ एक विलयन के रंग का क्या क्या परिवर्तन होता है, इस प्रकार हम लोग जांच करके देखेंगे। करना क्या है दोस्तों, एक प्रयोग करना है। लेना है हम लोग को सबसे पहले विलयन का नमूना, फिर लाल लिटमस विलयन, नीला लिटमस विलयन, फेनोल्फिथीन और मेथिल ऑरेंज को लेना है। रंग परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कई पदार्थ अम्ल एवं क्षारक, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधकीय सूचक कहते हैं। आइए इसमें से कुछ सूचकों की जांच करेंगे। तो ये जांच करने के लिए है, अपने परीक्षण के आधार पर वेनिला प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। वेनिला प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधकीय सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। आम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ हम लोग क्रियाकलाप करेंगे। तो अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये हम लोग चित्र बना के इसमें देखेंगे। ये चित्र बनाया हुआ दानेदार जिंक के टुकड़े इसमें डाले हुए हैं। साबुन का विलयन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया एवं ज्वलन, हाइड्रोजन गैस की जांच है। इसमें आग लगा के देखेंगे जलता है या नहीं जलता है। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है, एक यौगिक बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अम्ल के साथ तनु धातु की अभिक्रिया इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो अम्ल प्लस धातु बराबर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। इस अभिक्रिया को हम लोग निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2NaOH प्लस Zn सोडियम जिंकेट, ये हो जाएगा Na2ZnO2 और हाइड्रोजन H2 गैस जो है मुक्त होगा। इसमें पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसे अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये चित्र के माध्यम से प्रयोग किया हुआ दिखाया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप से होने वाले अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जाता है। Na2CO3, इसको हम लोग प्लस 2HCl, क्या हो जाएगा इसमें 2NaCl प्लस H2 प्लस CO2 गैस निकल जाएगा। प्रश्नावली में NaHCO3 प्लस HCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करने पर क्या होगा, CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 का हो गया चूने का पानी और H2O हो गया जल। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है, CaCO3 प्लस H2O CO2, ये हो जाएगा CaHCO3, जल में विलयशील है। ये चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। चूना पत्थर क्या है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का ही विविध रूप है, ये विभिन्न रूप है।
कैल्शियम कार्बोनेट का 3 रूप है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्ल तथा लवण कार्बोनेट प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये हम लोग प्रयोग करके देखेंगे। परख नली में लगभग इतना का घोल लीजिए, इसमें 2 बूंद फिनोल्फथेलिन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या होगा, विलयन में 1-1 बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? अम्ल मिलने के बाद फिनोल्फथेलिन का रंग क्यों बदल गया? आप उपरोक्त मिश्रण में की कुछ बूंदे मिलाइए। क्या फिनोल्फथेलिन पुनः गुलाबी हो गया? इस पर आप लोग विचार करना है। आइए आगे देखते हैं। NaOH प्लस HCl इक्वल टू कितना आ जाएगा, NaCl प्लस H2। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा, लवण और जल प्राप्त होगा तथा इसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षारक की जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो इसे हम लोग उदासीकरण की अभिक्रिया करेंगे। सामान्यतः उदासीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, क्षारक प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। लवण का स्वाद दोस्तों नमकीन होता है। आइए आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाले सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण और जल। अतः उपरोक्त अभिक्रिया के समीकरण लिखकर उसे उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं लवण की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग करा के देखेंगे। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आइए देखते हैं। हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों की समानता क्यों होती है? धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसे पता चलता है कि सभी अम्ल हाइड्रोजन होता है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा जांच करके देखते हैं। ये जल के साथ विद्युत का चालन कैसे होता है? जल में अम्ल का विलयन का विद्युत चालन कैसे होता है? ये रबर का कॉर्क ले लेंगे। विलयन तनुकृत अम्लीय विलयन है। ये कील है, ये बीकर है और ये स्विच, बल्ब और बैटरी। इसको जब हम लोग व्यवस्थित करके प्रयोग करेंगे तो बल्ब जलेगा। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। जब विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा तो बल्ब जलेगा। जबकि चित्र इतना में दिखाया, परंतु आप यह देखेंगे ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि विलयन में
विद्युत का प्रभाव हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव, अम्ल की उपस्थिति इन्हीं आयनों द्वारा होती है। अम्लों में धन आयन H+ और ऋण आयन HCl या Cl-, HNO3 में NO3 और CH3COOH में CH3COO और H2SO4 में SO4 होते हैं, जबकि अम्ल में उपस्थित धन आयन H+। इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है, इसी कारण से इसका गुणधर्म अम्लीय होता है। तो दोस्तों H+ आयन होगा तो धातु क्या होगा? अम्लीय होगा। H+ आयन होगा तो धातु विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए और परिणाम एवं निष्कर्ष को निकाल सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में H+ आयन पृथक हो सकते हैं। HCl + H2O H3O + Cl-। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन यह जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ और हाइड्रोजन आयन H3O4 से दर्शाने चाहिए। H+ H2O H3O। अम्ल जल में H3O अथवा H+ आयन प्रदान करता है। किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है? क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल क्या है? H+ है और सभी क्षारक क्या है? OH- है, उत्पन्न करते हैं। अतः हम उदासीकरण प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक और लवण प्लस जल। HX + HOH और HX + HOH। आइए आगे देखते हैं। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलान पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फुलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जाता है। कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन या डिब्बा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल चेतावनी प्रदर्शित होता है। जल में अम्ल क्षारक मिलने पर आयन की सांद्रता OH में प्रति इकाई आयतन में कमी हो सकती है। इस प्रकार प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल एवं क्षारक तनुकृत होते हैं। तो इस चैप्टर में जो भी प्रश्न है दोस्तों, ये आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।